Welcome students, class 11th chemistry. Today we are going to start the chapter 3, classification of elements and periodicity in the properties. And it includes the different periodic tables, why classification is made and what are the different periodic properties and changes in properties along the group and periods. All these we have to study in this chapter. Classification of elements. Why this classification element and what is classification of element? So arrangement of all the elements known till now in order to make study of their properties convenient and systematic. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स स्टडी डिस्कवर हुए हैं उनकी स्टडी को इजी करना और सिस्टमेटिक करने के लिए ताकि उनको आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की जा सके, क्लासिफिकेशन कहते हैं. वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट? क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? 1800 तक ओनली 31 एलिमेंट नोन थे. 1865 में नंबर बढ़ के 63 हो गए और इस टाइम पर करीब 118 एलिमेंट्स नोन हैं. सो टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल, तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की बहुत ही जरूरी हो गई और उनको एक ग्रुप में बनाना, अरेंज करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया गया. डिफरेंट टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिए और स्टार्टिंग से जो लॉ आए और धीरे धीरे उनमें से कुछ प्रॉब्लम, कुछ अच्छी बातें समझ में आती रही. तो सबसे पहले डॉबरिनर ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स. उन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो एवरेज, जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था. जैसा कि आप देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम प्लस पोटेशियम इज हैविंग टोटल एटॉमिक मास 46 and its average is 23, and same is the atomic mass of sodium. Same in the case of calcium, strontium and barium. So this law was not found useful after some time because it was also very difficult to find out the triads and to study them. न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ये दिया गया था जॉन न्यूलैंड द्वारा और उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हर एक 8वां एलिमेंट, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हुई आती हैं और वो एलिमेंट एक तरह से सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होता है. एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सो सा से स्टार्ट होके सा पर ही खत्म होते हैं. इसी तरीके से वो 8th नंबर का नोट है जो कि फर्स्ट के जैसा है. इन द सेम वे न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स के ऑक्टेव्स को समझाया. लोथर मेयर्स लॉ, ही प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास. एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के अगेंस्ट प्लॉट किया और एक ग्राफ प्राप्त किया और ऑब्जर्व किया कि इस ग्राफ में जो एलिमेंट्स ग्राफ में सेम पोजीशन पर थे, सेम सिचुएशन पर थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी. इट मीन्स कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, या हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक तरीके से नंबर 1 पे सबसे पहले दी गई सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल थी और उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मासेस पर. मींस दीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इन हिज टेबल देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनके नाम थे ग्रुप्स और 6 थे हॉरिजॉन्टल कॉलम जिनके नाम थे सीरीज. 63 एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे और उनको अरेंज किया गया. काफी प्लेसेस खाली पाए गए, उनके लिए पहले से ही
जगह बता दी गई कि यहाँ पर किस एटॉमिक मास का एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट यहाँ पर स्थित हो सकता है, पाया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स टेबल। मेंडलीव की टेबल के हमें फायदे क्या हुए? सबसे पहले इसने एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी को इजी किया। सेकंड पोजीशन पे प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, टोटल 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक प्रिडिक्टेड थे, उनकी खोज हो चुकी थी। उसने प्रिडिक्ट किया कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ ही साथ उनकी पोजीशंस के बारे में कि वो कहाँ पर सेट हो सकते हैं। जैसे गैलियम जो बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम उन्होंने रख दिया एक्का एल्यूमिनियम, मीन्स एल्यूमिनियम के बाद आने वाला। जर्मेनियम जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई, इसका नाम दिया गया एक्का सिलिकॉन, मीन्स ये एलिमेंट सिलिकॉन के बाद रखा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने एक आने वाले जो नए खोज होने वाले एलिमेंट्स थे उनके बारे में भी बता दिया, उनकी पोजीशन पहले से ही फिक्स कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इसका था कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक पेयर्स। उन्होंने अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दो टाइप के एटॉमिक मासेस किसी एलिमेंट के पाए गए। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हुए, उनको देखते हुए कि वो एलिमेंट कहां पर होगा, तो उनकी एटॉमिक मासेस को, डाउटफुल एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव टेबल, कुछ कमियां भी थी, काफी बातें मेंडलीव टेबल हमें समझा नहीं पाई थी। जैसे एनामलस पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाई क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन से मिलती थी तो कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मिलती थी। नंबर 2, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। If atomic masses are having different atomic masses, so all these must have the position in the table. But there was no position for the isotopes. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, उन तीनों की पोजीशन नहीं दी गई, केवल एक पोजीशन दी गई हाइड्रोजन 1 के लिए। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे बेमेल एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन उनको अलग अलग रख दिया गया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक साथ रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं वो फर्स्ट ए में रखे गए, कॉइनेज मेटल जो बिल्कुल अनरिएक्टिव हैं उनको 1B में रख दिया गया, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया। एंड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप, जैसे कॉपर फर्स्ट बी में रखा गया तो मरकरी को फर्स्ट सेकंड बी में रखा गया और इनके डिस्टेंस काफी ज्यादा थे। पोजीशन ऑफ 8th ग्रुप एलिमेंट वाज नॉट क्लियर। 8th ग्रुप के अंदर 3 ट्रायड बनाए गए, 3 एलिमेंट्स के, इस तरह टोटल 9 एलिमेंट्स, लेकिन उसकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं की गई। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल वाज आल्सो नॉट क्लियर। रेयर अर्थ मेटल्स की पोजीशन भी क्लियर नहीं थी और उनका मेंडलीव की टेबल में कोई प्लेस नहीं था। तो ये थी उनकी ड्रॉबैक्स, इसके कारण फिर आगे नई क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड एटॉमिक नंबर 1992, मोजले इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं ना कि एटॉमिक वेट पर, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जस्टिफिकेशन के लिए ये हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ना कि न्यूक्लियस, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है और इस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अलग अलग टाइम पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डिफरेंट वर्जन्स आए एज बाय आईयूपीएसी ओल्ड वर्जन। सबसे पहले आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंगली, इसमें कि एटॉमिक नंबर पे
पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था, उसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स पीरियड्स, और इनको अरेंज किया गया था 1A, 2A, 3A, 4A, 5th A, 6th A, 7th A, 8th A मीन्स A दो सीरीज बना दी गई, A एंड B। सबसे पहले A सीरीज को रखा गया, उसके पीछे 8th ग्रुप एलिमेंट्स के ट्रायड्स रखे गए, इसके बाद B सब पार्ट्स को अरेंज किया गया। इसके बाद CS सिस्टम IPSC के द्वारा ही दिया गया, CS सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंगली 1A 2A के बाद 3rd B से लेकर 2nd B तक बीच में कुछ एलिमेंट्स को रखा गया, लेकिन 3rd A 2nd A से काफी डिस्टेंस पर था। 3rd A 4th A 5th A एंड लास्ट में 8th A। तो ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर के बेस पर थी, और ये देखा गया कि 1A 2A एंड इन नेक्स्ट केस 3rd A to 8th A, these are having very simple properties। इनका नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो न्यू वर्जन है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसको भी हम स्टडी करते हैं, जो रेगुलर है, उसके अकॉर्डिंगली सब पार्ट A एंड B हटा दिए गए और केवल कॉलम्स के नंबर 1 to 18 एंड पीरियड्स के नंबर 1 to 7 रखे गए। यही पीरियोडिक टेबल हमारी अंडर स्टडी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, कैसे उसको स्टडी किया जाता है, किस तरह से हम स्टडी को इजी बना सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइडेड है, जिनको कहते हैं ग्रुप, एंड 17 है हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कॉल्ड पीरियड्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स, फॉर कन्वीनियंस एंड सिस्टमेटिक स्टडी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और ये एज पर ग्रुप्स किया गया है, यानी कि 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दैट इज द आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Exact left are the S block element 1 and 2 group, exact right 13 to 18, these are P block elements। In the center of S and P are D block elements, and at the bottom of the periodic table are the F block elements। That is the situation of the different blocks of the elements। S block elements, so these 4 blocks, इनको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे क्या है ये, इनको क्यों नाम रखे गए हैं। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का नाम S ब्लॉक एलिमेंट्स है। दीज आर मेटल्स, इनकी क्वालिटी मेटल्स की है। इनका नाम S ब्लॉक इसलिए रखा गया बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1, सभी में एंड में S1 आएगा। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 सो 1s1, लिथियम एटॉमिक नंबर 2 तो इसमें लास्ट में 2 एक इलेक्ट्रॉन आएगा, NS2 होगा। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का नाम रखा गया एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एन की कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, यानी कि इनके सभी के एंड में S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लास्ट ऑर्बिट के S ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन एलिमेंट्स के नाम हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। नाउ P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी S ब्लॉक एलिमेंट्स के अपोजिट है। दीज आर नॉन मेटल्स, these are so called as last electron enter in p orbitals। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की NS2 कंप्लीट होगा, लास्ट ऑर्बिट के S ऑर्बिटल्स, और उसके जो P हैं उसमें 1 by 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है,
इसलिए इनका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं और 18 ग्रुप एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस कहते हैं क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। दीज आर इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। P block elements are non-metals, so these are mostly soft and brittle, dull हैं, non-lustrous हैं, non-malleable हैं, non-ductile हैं, non-conductor of heat and electricity हैं, means all the properties are opposite to metals. S and P दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अगर पूछा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मीन्स S and P block elements are combinedly known as the representative elements. D block elements, D block elements 3rd से लेकर 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को D block बोलते हैं। इनको D block इसलिए कहते हैं बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द D ऑर्बिटल ऑफ लास्ट वन ऑर्बिट, यानी कि लास्ट से एक नंबर कम की जो ऑर्बिट है उसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है। मींस लास्ट ऑर्बिट स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी उसके अंदर की ऑर्बिट इनकम्प्लीट है। इस ऑर्बिट का नाम है पेनल्टीमेट ऑर्बिट। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। दीज आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। इनके सॉल्ट्स कलर्ड होंगे, कोई ना कोई कलर होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, सिंपल कंपाउंड जस्ट लाइक NaCl। तो इनके कंपाउंड सिंपल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स हैं, टिपिकल हैं। ये अलॉयज बनाते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd ग्रुप में 6th और 7th पीरियड के एलिमेंट्स को F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें कि अभी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है उसी से पहले वाले F में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होना शुरू हो जाती है और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट 6s2 मींस s2 n6s2 n-1 d 0 से लेकर 2 तक हो सकते हैं। उससे अंदर की जो ऑर्बिट है तो 2 नंबर कम एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, उसमें F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं n-2 F 1 to 14 n-1 d 0 to 2 and ns2। ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कि 14 एलिमेंट्स का एक ग्रुप जो कि 6th पीरियड में है, इनको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं जिनके नंबर है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक और इनको हम कहते हैं लेंथेनम को फॉलो करते हैं। उसके बाद आते हैं, इसका हम नाम भी रख सकते हैं लालू सीरीज। LA से स्टार्ट होते हैं, LA के बाद और LU पर खत्म हो जाते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी होगी 6 नंबर पीरियड में है इसलिए 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नंबर कम 5 में D में 0 हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 हो सकता है और 2 नंबर कम यानी 4f में 1 to 14। इस तरीके से एक्टिनाइड्स एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी 7s2 6d 0 to 1 एंड 5f 1 to 14। ये सभी की प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती हुई है। पैरामैग्नेटिक है, मोस्टली कलर्ड आयंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं एंड दीज आर मोस्टली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। नाउ अबाउट पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं 7 कॉलम्स हैं उनको बारे में स्टडी करेंगे। इसमें ईच पीरियड स्टार्ट विद एल्कली मेटल। पहला एलिमेंट एल्कली मेटल होगा और लास्ट का एलिमेंट नोबल गैस। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स हैं, ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, इनको हम शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं दोनों में ही, इनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है और ये लॉन्गेस्ट पीरियड भी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिक्स्थ पीरियड में प्रेजेंट हैं। सेवंथ पीरियड रेगुलरली भरा जा रहा है, ये इनकम्प्लीट है। अब हमें मालूम करना है
कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम हो, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। तो सबसे पहले है प्रिडिक्शन ऑफ द पीरियड, यानी पीरियड के बारे में अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना। इसके लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वही पीरियड है एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। so 4 has started and highest orbit is 4, so number of period of this element is 4. prediction of the group, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक सभी के लिए अलग अलग रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम आइडिया लगा सकते हैं कि एलिमेंट का कौन सा नंबर ग्रुप है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हमें पहचान हो जाती है कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, इट मीन्स वो एस ब्लॉक का है। तो उसका नंबर मालूम करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट एस में होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में होंगे, वही होगा उसका ग्रुप नंबर। फॉर एग्जाम्पल 19 दिया हुआ है फिर से, तो यहाँ पर एंड में है 4s1, इट मीन्स इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1, इसलिए इसका ग्रुप नंबर है 1। इसी तरीके से अगर 4s2 होता तो वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आइडिया कैसे लगाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एंड पी ऑर्बिटल्स, जितने भी लास्ट ऑर्बिट के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस और पी ऑर्बिटल्स हैं, उनको काउंट करके उनके साथ 10 प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप निकल आएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहचान, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में एंड में इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। so total s electrons are 2, p electrons are 5 and plus 10, so इसका ग्रुप नंबर है 17। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कैसे आइडिया लगाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमें मालूम है कि 1 - d ऑर्बिट होती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, में जो s ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर प्लस कर दिया जाए तो निकल आएगा ग्रुप नंबर। जैसे एग्जांपल 25 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। 4s2 है n, 4 नंबर इज n, n-1 इज 3, तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, d में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप हो गया इस एलिमेंट का 7। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स है, या तो 6 पीरियड में होंगे या 7 पीरियड में होंगे, ग्रुप नंबर उनका हमेशा 3rd ही रहेगा। Now the naming of the elements with atomic number above 100, because up to 92 uranium elements were synthetic natural, and after that the elements were synthesized artificially, so these were named as the trans-uranium elements. Up to the 100 elements, 100 atomic number, elements were named as per the name of country from which scientist belongs or on the basis of the name of the scientist who discovered the element. लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी डिस्कवरी में एक से ज्यादा साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ या फिर साइंटिस्ट एक से ज्यादा कंट्रीज के थे, तो एलिमेंट्स का नाम देना डिफिकल्ट हो गया। उसके लिए IUPAC सिस्टम दिया गया। 101 के बाद सभी एलिमेंट्स को IUPAC नेम्स के अकॉर्डिंगली बताया गया। फॉर एग्जाम्पल 101 एटॉमिक नंबर, नेम इज उन्निल अनियम and symbol is UNU. 102 उन्निल बियम, उन्निल means 400, 103 उन्निल ट्रियम, 104 उन्निल क्वाडियम, 105 उन्निल पेंटियम। Now 109 उन्निल एनियम, एनियम word N is taken for 9, so उन्निल एनियम 109 atomic number
is known as UNE. Atomic number 110, ununnilium, means 1 for un, unnil for 1 and m. So ununnilium is the name for 110 atomic number. For atomic number 111, it is named as ununium. All are 1, so ununium. And notation in IUPAC nomenclatures are given. For digit 0, name nil. For 1, un. For 2, b. For 9, e double n. And as per that, उसी के accordingly element नाम दिए गए. So you have to remember these elements and their symbols, and that may be in your questions and papers etc. also. Periodicity and periodic properties. क्या है periodicity? Periodicity means repetition of the properties after a regular interval, and that interval is 2, 8, 18, 32. अर्थात 2, 8, 18 and 32 नंबर्स के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. और इसका कारण ये है बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 के डिफरेंस के बाद सेम वे में रिपीट होती है. एंड हम ये जानते भी हैं कि ये सब एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं. सो कंक्लूजन ये निकाला गया कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का रियल रीजन है. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिनके एटॉमिक नंबर 3, 11 एंड 19 है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन शो करती है कि एंड में सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns1 है. इट मीन्स दीज आर आल्सो हैविंग सेम प्रॉपर्टी. तो कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का रियल रीजन है. नाउ विल स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. एंड दीज शो रेगुलर चेंज ग्रेडेशन when we move from left to right in the period or top to bottom in the group. So we have to study the periodic properties: atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity and some chemical properties. Atomic size. Atomic size means very important property. Atoms को अगर हम स्फीयर माने तो एटॉमिक साइज को हम उस एटम की रेडियस, स्फीयर की रेडियस मान सकते हैं और रेडियस के रेफरेंस में ही हम उसका साइज बता सकते हैं. तो एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, आयनिक रेडियस, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स में एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस मीन्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कहलाता है. अब आता है आयनिक रेडियस. इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब उसको आयन कहते हैं. और ये तभी पॉसिबल है जब एक आयन दूसरे आयन के कांटेक्ट में हो. तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आयन की जो रेडियस होगी, आयनिक रेडियस होगी, दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर वन. जैसे आप देख रहे हैं आयनिक रेडियस में 3rd नंबर एग्जाम्पल. इन केस ऑफ दिस वन R+ एंड R- आर गिवन. पिंक कलर स्फीयर, इसका डिस्टेंस कहां से कहां तक है? सेंटर न्यूक्लियस से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर ये
ग्रीन कलर के आयन को, जो कि एनायन होगा, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको टच कर रहा है। इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में मिलते हैं। सो इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर आयन। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस मेनली दो सिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम पर दोनों एटम्स के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन का हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दोनों के बीच के डिस्टेंस का जस्ट हाफ means in the example covalent radius, that point D is the just half of the red line which is connecting the two nuclei. van der Waals radius, van der Waals radius में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं कोवेलेंट, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में कुछ ना कुछ गैप उनके बीच में रहता है, क्योंकि वॉन डर वाल्स फोर्सेस बनते हैं जब दो मॉलिक्यूल सामने आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, बट एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्लोज हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में दोनों मॉलिक्यूल्स के जो फेसेस हैं उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ वॉन डर वाल्स रेडियस कहलाता है, और इस कंडीशन में वो गैप जो उनके बीच में है वो भी इंक्लूड होता है। हम देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में कोवेलेंट रेडियस कम है, जबकि वॉन डर वाल्स रेडियस एटॉमिक रेडियस से लार्जर है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग द फ्री स्पेस ऑल्सो। Now, variation of atomic radius in the group. ग्रुप में रेडियस कैसे चेंज होती है? ग्रुप में हमें याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे चेंज होता है। नंबर 1, हर बार एक ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में 1s1, लिथियम 1s2 2s1, एक ऑर्बिट और इंक्रीज हो गई। हम सिंपल वे भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, sodium 281, so number of energy levels are increasing, so radius must increase. Second point is nuclear charge, यानी कि atomic number, mass number means proton plus neutrons, ये भी increase होता जा रहा है, तो radius कम होनी चाहिए because nucleus will attract the last orbit strongly. Third is shielding effect, इसका दूसरा नाम है screening effect। इसका मीनिंग है कि जब दो ऑर्बिट्स के बीच में मीन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में एक और एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ जाती है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ पुश करते हैं। तो इस ऑर्बिट की प्रेजेंस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कम हो जाता है और वो ऑर्बिट लूजली हेल्ड होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का मीनिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होना, इससे कि रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। सो फैक्टर 2 फैक्टर्स कहते हैं कि इंक्रीज होनी चाहिए, फर्स्ट 1 फैक्टर कहता है डिक्रीज होनी चाहिए, इसलिए सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन द ग्रुप। हम हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, ऊपर से नीचे चलते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड, पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट। इसी पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलना, जैसे पीरियड नंबर 2 दिखाया गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए अब हर बार एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ना मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम रहेगी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिमेन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ते जा रहे हैं, तो साइज कैसा होना चाहिए, डिक्रीज। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस में जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं,
सो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और दोनों ही फेवर करते हैं कि साइज एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं इन द रेड कलर ग्राफ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम and their atomic radius are increasing regularly. एटॉमिक रेडियस नीचे ग्रीन कलर के ग्राफ में देख सकते हैं टेबल में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सभी की जो रेडिया है पीरियड में कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट बड़े साइज का होगा, राइट साइड का एलिमेंट छोटे साइज का होगा। ऊपर वाला एलिमेंट छोटे साइज का होगा, नीचे वाला एलिमेंट ग्रुप में सबसे बड़े साइज का होगा। कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन लेकर आयन बनाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी रेडियस पर, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, मीन्स जो कैटायन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और कभी कभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमूव भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कैटायंस का साइज छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से। जैसे सोडियम है 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास है 28 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कितना है 11 ही है। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि प्रोटॉन की संख्या डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, साइज डिक्रीज होगा। रेडियस ऑफ एनाइंस हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होगी क्योंकि एनाइंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर, और ऐसे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है पर इलेक्ट्रॉन और साइज डिक्रीज होता है। साइज इस यहां पर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। वन मोर टर्म इज देयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिफरेंट एलिमेंट्स के आयंस या न्यूट्रल एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर उनके डिफरेंट हो, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट हो, तो उसे हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में ये एलिमेंट्स हैं N-3 एटॉमिक नंबर 7, O-2 एटॉमिक नंबर 8, F- एटॉमिक नंबर 9, Na एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। लेकिन इनमें जो आयंस बन रहे हैं N-3, O-2, तो इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो, जितने चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव उतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज कम हो जाएगा। जितने नेगेटिव चार्ज है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और साइज ज्यादा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सभी ये, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी से हम रिलेटेड कर सकते हैं Li+, Be+2, B+3 भी सेम वे में इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेट है। ध्यान रखेंगे जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज छोटा होता जाएगा, जैसे माइनस चार्ज इंक्रीज होता जाएगा साइज बड़ा होता जाएगा। आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। It is the amount of energy required to remove most loosely held electron from isolated gaseous atom so that it converts into gaseous cation. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स यूनिपॉजिटिव आयन। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो यूनिपॉजिटिव कैटायन बनेगा। And loss of 2 electrons creates dipositive ion. First ionization enthalpy जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, and second ionization enthalpy जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैटायन से निकाला जाएगा, that is amount of energy required, ionization potential second। एनर्जी हमेशा जो है रिक्वायर्ड में है
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। फर्दर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, और इसका कारण ये है क्योंकि एक यूनिपॉजिटिव चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। उसका कारण ये भी है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। एंड अगेन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नंबर 1 एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज छोटा होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन उतना ही डिफिकल्ट होगा। फॉर स्मॉल द साइज हायर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लार्जर द साइज लो इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग इफेक्ट इट इज ऑल्सो नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मीनिंग है कि न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी लेवल्स आ जाती हैं उनको बोलते हैं इंटरवेनिंग ऑर्बिट्स, जिनके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट ऑर्बिट पे कम हो जाता है। एंड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी लेवल्स बीच में आ जाएंगी, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, उतनी ही कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ फैक्टर इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स कि क्लोजनेस विद द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जहां से उसको रिमूव होना है, वो न्यूक्लियस के कितने क्लोज है। हम जानते हैं कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स में एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है और एफ सबसे कम पेनिट्रेटिंग है, बिकॉज उनके साइज उसी ऑर्डर में इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, जबकि एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3p1। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे s ऑर्बिटल से, जबकि एल्यूमिनियम से रिमूव होंगे p ऑर्बिटल से। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल्स ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, इसलिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, ये इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल्स अगर कंप्लीटली हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, दीज हैव मिनिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए नोबल गैसेज की कॉन्फ़िगरेशन जो कि NH2 NP6 से स्टेबल है, उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए ग्रुप में कैसे चेंज होती है ये? इन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट डिक्रीज। और तीनों फैक्टर्स के बेस पर ये क्लियर है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन द ग्रुप। ध्यान रखेंगे हमेशा ऊपर से नीचे चलते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, साथ ही साथ एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही फैक्टर फेवर करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज होगी। लेफ्ट एलिमेंट की वैल्यू कम होगी क्योंकि राइट साइड एलिमेंट की प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप इसमें से स्टडी कर सकते हैं, जिनको पूछा जा रहा है। नोबल गैसेज की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है?
नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ऑक्सीजन की कंपैरिजन ज़्यादा क्यों है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज़्यादा है जबकि सोडियम कंपैरिजन में, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब सोडियम की ज़्यादा है मैग्नीशियम से। तो ये सब क्वेश्चन आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मीन्स हाई इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। First ionization enthalpy of boron is slightly less than that of beryllium, even though boron has a greater nuclear charge. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर in case of beryllium electron we have to remove from 2s, in case of boron we have to remove from 2p. So 2s orbitals are closer to nucleus, उनका penetration effect ज़्यादा है as compared to 2p. तो 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम फ्रॉम 2s। इसलिए बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और बेरिलियम की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंपैरिजन भी समझाया गया है कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड 2p है। ऑक्सीजन में ये 2 ऑर्बिटल ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। तो ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सेप्शनली मोर देन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एटम की गैसियस स्टेट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर x माइनस बन चुका है और फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड किया जाए तो उसके कंडीशन में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव क्यों है? तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है एंड एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग माइनस साइन। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम होती जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो जीरो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। दीज आर सम क्वेश्चंस जिनको क्या हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन बेरिलियम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम क्यों है? बिकॉज दीज आर हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस है जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड है, स्टेबल है, सो दीज हैव नो चांस टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। एंड वन मोर इज देयर कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं अभी। Variation in electron gain enthalpy is same as in case of ionization enthalpy. ग्रुप में डिक्रीज होगी, पीरियड में इंक्रीज होगी। और सामने दिखाया भी गया है किस तरीके से ये वेरिएशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं सेम है जैसे कि ग्रुप के अंदर थे, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थे। और ये जो ग्राफ है इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यूज लिथियम से नियोन तक यानी कि पीरियड में किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं और नोबल गैस पे आगे एकदम कम हो जाती है, जीरो हो जाती है इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, क्योंकि चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और साइज भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही फैक्टर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज इन द पीरियड।
one question is very important and exceptional. Why fluorine has lower electron gain enthalpy than chlorine? उसका आंसर ये होगा कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कॉम्पैक्ट 2p में ऐड होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 3p में। कॉन्फ़िगरेशन के देख सकते हैं आप, फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 2p5 and in case of chlorine it is having 3p5. तो 2p ऑर्बिटल जितने न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे उतना ही ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। सो एन इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन। क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन gain enthalpy are: halogens have maximum electron gain enthalpy because these are having the configuration ns2 np5 और इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो दीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन and get the stable configuration. So these have maximum electron gain enthalpy. Halogens have maximum electron gain enthalpy. Second question may be: first electron gain enthalpy is higher than second electron gain enthalpy, and reason is that when one electron is added, energy is released. That is first electron gain enthalpy. But after gain of 1 electron, second electron we have to add in anion. सेकेंड इलेक्ट्रॉन एनायन में ऐड होगा एंड न्यू इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनायन इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज, सो इट फील्स रिपल्शन। इस रिपल्शन फोर्स को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पहले एनायन एंड देन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सो नेट एनर्जी लॉस विल बी लेस देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ऐसा दिया गया है, x माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो डेल्टा एच एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी रिलीज करता है डेल्टा H2। सो नेट एनर्जी रिलीज इज डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H, और ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेक्स्ट क्वालिटी, इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट मींस कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स में हर एक एलिमेंट की अपने और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पेयर बीच में यूज हुआ है उसको कौन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस क्वालिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस, इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स दिए गए हैं, पॉलिंग स्केल्स, Millikan-Jaffe scale, Aldred-Gross scale, but most important is Pauling scale. Why electronegativity increases along the period and electronegativity decreases along the group? क्यों होता है? इसका आंसर वही है सेम कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में इंक्रीज होती जा रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जा रही है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऑर्बिट है वो क्लोजर है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन का खींचना उतना ही आसान होगा। एक ग्रुप में जो साइज है बड़ा होने के कारण, लार्जर होने के कारण, बढ़ते जाने के कारण न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, जैसे मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर मीन्स कोई भी एलिमेंट की क्वालिटी इलेक्ट्रॉन देने की और कैटायन बनाने की कहलाती है मेटेलिक करेक्टर। जैसे सोडियम 281, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके 28 कॉन्फ़िगरेशन लेता है और Na+ बनाता है, ये है मेटल। मेटेलिक करेक्टर हमेशा ऊपर से नीचे ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। यहाँ पर सीजियम मोस्ट मेटेलिक है जो कि फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे है, और फ्लोरीन लिस्ट मेटेलिक है क्योंकि ये किसी भी पीरियड में सबसे राइट साइड में है और उसके बाद फिर कम होने लगती है। रिड्यूसिंग करेक्टर,
इट इज रिलेटेड टू मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इन द सेम वे reducing character increases top to bottom in the group and decreases left to right in the period. Properties related to metallic characters just opposite are non metallic character यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना और एनायन बनाना। Quality of atom to gain electron and to form anion is known as non metallic character. So non metallic character लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा क्योंकि साइज डिक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जबकि अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगा। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दैट इज ऑल्सो जस्ट लाइक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। इसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन खींचना और आयनाइन बनाने की क्वालिटी को ही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी कहते हैं, जो कि नॉन मेटेलिक की तरह ही है। एंड सेम इज द ऑर्डर, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता जा रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है। सो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आयोनाइजेशन एंड से रिलेटेड है। That's all about this unit. Thank you. Keep watching. Thank you.